कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास होगी हमारी वेक्टर से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। होमवर्क किया हुआ है मैंने, चीजें पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, ठीक है। पूरा खजाना तैयार करके रखा हुआ है पहले से, जो भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट हमने डिस्कशन किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स के एडिशन की बात की थी, ठीक है। तो दो वेक्टर के एडिशन की बात की थी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया था। ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। यहां जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आया था, डेरिवेशन बताया था मैंने इसका, ठीक है। फिर इसके तीन इंपॉर्टेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 90 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड का टोटल आएगा। 180 डिग्री का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोनों का डिफरेंस आएगा। a माइनस बी लिखूंगा अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो, b माइनस ए लिखूंगा अगर b ग्रेटर देन a हुआ तो, 0 लिखूंगा अगर a और b इक्वल हुए तो, ठीक है। तीसरी बात थी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट ये आएगा, राइट। ये हमारी लास्ट क्लास का लास्ट जो हमारा डिस्कशन था उसकी समरी है। इसमें फिर हमने वैसे ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो भी लिए थे। क्वेश्चन को सोल्व करने में ऐसा उनकी जरूरत पड़ती नहीं है, बेसिक कहानी हमें समझ में आनी चाहिए कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कैसे करना है। तो वो मेथड मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को अगर ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखना है। फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल रखा, फिर फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक चले जाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे एक बार कंफर्म कर दो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जल्दी से बता दो बेटा, मेरे को एक बार कंफर्म कर दो। फटाफट से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन पर बात स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर मैंने शो कर रखे हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ट्राई करके देखो एक बार। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लो, चेक कर लो, चार ऑप्शन चेक कर लो, ट्राई करके देख लो, फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। कोई आंसर बता रहा है? वेट कर रहा हूं रेस्पॉन्स पे, कोई आंसर बता रहा है? हेलो सर, कोई आंसर बता रहा है? चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर मेरे सामने बने हुए हैं, एरो देख लेना कौन से वेक्टर का कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इससे रिलेटेड चार ऑप्शन मेरे सामने है, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन बताया भाई, दो लोगों ने आंसर दिया कि फोर्थ ऑप्शन है। चलो चेक करके देखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है और सी वेक्टर भी इधर जा रहा है, मतलब तीनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में, ठीक है ना। जब हमने वेक्टर एडिशन को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि दो वेक्टर सेम सीक्वेंस में होंगे और तीसरा वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में होगा। ट्रायंगल लॉ में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जो तीसरा वेक्टर होगा वो अपोजिट सीक्वेंस में होना चाहिए, जो अपोजिट सीक्वेंस में होता है वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट होता है। यहाँ तो तीनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में, ठीक है। तो एक छोटा सा काम करते हैं कि किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। रीजन अभी समझ में आ जाएगा क्यों। जैसे मैं इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, मतलब इस डायरेक्शन में कर दूं, इस डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया तो ये मेरा माइनस सी वेक्टर बन गया। ये हमने नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर में डिस्कस किया था कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए उसके डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे या अपोजिट कर देंगे तो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। ऐसा मैंने इस वजह से किया कि अब ये वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में हो जाएगा और ये दोनों सेम सीक्वेंस के हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर, और फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर को इधर लेकर के इधर जीरो रह जाएगा लेकिन आएगा जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स का जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर नहीं आएगा, इसलिए मैंने जीरो वेक्टर लगाया।
कहानी समझ में आई? तो जब भी मुझे 3 वेक्टर सेम सीक्वेंस में दिखाई दे ट्रायंगल में, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। एक वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करके उस वेक्टर से पहले माइनस लगा दो और फिर उस वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर्स का रिजल्ट बना दो। अब जरूरी नहीं है कि मैं सी का ही नेगेटिव वेक्टर लूं, मैं इसमें बी का नेगेटिव वेक्टर या ए का नेगेटिव वेक्टर भी ले सकता था, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है कि तीनों में से किसी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना है। तीनों का नेगेटिव मत कर देना, फिर तो वही वाली बात रह जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर सी का नेगेटिव वेक्टर बनाया, तो ये वेक्टर अब इन दोनों का रिजल्ट हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। क्लियर हो गई कहानी? डन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 वेक्टर है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे वेक्टर के एरो देख लेना ध्यान से, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, ई इधर है, एफ इधर है। ये वाला जो वेक्टर है ये ई है और ये वाला जो वेक्टर है वो एफ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी 4 ऑप्शन मेरे पास में कि कौन सा या कौन कौन से, मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट, चारों में से कौन से कौन कौन से ऑप्शन सही है, फटाफट से चेक करके बताओ। थोड़ा जल्दी से चेक करना है बेटा, स्पीड को बढ़ाओ। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में अब गाड़ी की स्पीड बढ़नी चाहिए ना धीरे धीरे। वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का, क्या आंसर आता है? कुछ आंसर मिला क्या? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, और एक आंसर आया कि 1 और 2 सही है, एक आंसर आया कि 1 सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में मजा आएगा क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इसमें मैं एडवाइस करूंगा बेटा, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर लो, क्योंकि अगर मैं वैसे वेक्टर के बीच में रिलेशन बनाऊंगा ना तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। अब मैं वेक्टर्स का कोई रिलेशन बनाऊं और हो सकता है वो ऑप्शन में ही ना हो, तो ऑप्शन में जो चीजें दी हुई हैं उनको मैं चेक कर लेता हूं कि कौन कौन से रिलेशन इस फिगर के अकॉर्डिंग सही है। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये ई वेक्टर। इस ट्रायंगल को देखना है ध्यान से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखे तो ए और बी सेम सीक्वेंस में हुए, ई अपोजिट सीक्वेंस में हुआ, तो ये ई वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका रिजल्ट है, सही बात है। सेकंड ऑप्शन कहता है बी सी और डी, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। अब बी वेक्टर और सी वेक्टर सेम सीक्वेंस में है, बी वेक्टर इधर की तरफ है, इन तीनों वेक्टर में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? क्या इन तीनों वेक्टर से मिलकर के कोई ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पर अगर बात करूं तो ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर, ए वेक्टर ई वेक्टर डी वेक्टर, ए वेक्टर ई वेक्टर डी वेक्टर, सही है क्या? मतलब ए वेक्टर और ई वेक्टर का जो रिजल्ट है वो डी वेक्टर, ए वेक्टर यहां हुआ, डी वेक्टर यहां हुआ, ई वेक्टर यहां हुआ, ये ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। तो इन दोनों का रिजल्ट ये वाला वेक्टर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फोर्थ ऑप्शन पे बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट ई वेक्टर है। देखना ध्यान से, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेता हूं तो मुझे ई वेक्टर मिला, सही बात है। अगर मैं सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर लूं तो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये डी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। तो अगर मैं सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर लेता हूं तो ई वेक्टर आ रहा है, ये सेम सीक्वेंस में है, ये अपोजिट सीक्वेंस में है। इधर ये दोनों सेम सीक्वेंस में है, ये अपोजिट सीक्वेंस में है। तो एक रिलेशन ये आया और एक रिलेशन ये आया, दोनों में ई वेक्टर आया, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो दो ऑप्शन इसमें सही है। कौन से दो ऑप्शन सही है? फर्स्ट और फोर्थ। बात क्लियर है? फर्स्ट और फोर्थ दो ऑप्शन क्लियर है। बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ मुझे।
चलें फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, वापस आ जाएंगे उस स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, मतलब इन दोनों का रिजल्ट ये आया। मोड ए प्लस मोड बी इक्वल्स टू मोड आर, तो थीटा, थीटा मतलब ए और बी के बीच में एंगल। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बस थोड़े से प्रेजेंटेशन की बात है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन दिया है। मोड ए का मतलब वो ए का मैग्नीट्यूड, मोड बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, मोड आर का मतलब आर का मैग्नीट्यूड। अगर ध्यान से देखें तो यही तो बात हुई कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अगर तीन वेक्टर में ये रिलेशन है और आर इक्वल्स टू ए प्लस बी है, इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे भी हमें याद होना चाहिए ए प्लस बी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, हाँ या ना। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। खत्म हुआ क्वेश्चन, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो सही बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। लैंग्वेज है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स of equal magnitude is also equal to their magnitude। अब मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। If resultant of two vectors of equal magnitude is also equal to their magnitude, ठीक है, then find angle between the vectors। कौन से वेक्टर, जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। Resultant of two vectors of equal magnitude is also equal to their magnitude। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का रिजल्ट ले रहा हूं, तो पहली बात तो उसने ये कही है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स। लेट मान लिया हमने कि दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है, मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। अब याद करो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर है, और उसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर एक्स ले लिया जाए तो थीटा को लेकर के कुछ केसेस हमने लिए थे कि 0 डिग्री पर आएगा 2x, 60 डिग्री पर आएगा कितना x√3, 90 डिग्री पर x√2, 120 डिग्री पर x और 180 डिग्री पर 0। तो 120 डिग्री पर x आया, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कब हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। वैसे आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वो पॉइंट अगर डायरेक्ट याद रख लेंगे तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। a b r सबकी वैल्यू को एक्सपुट करोगे, थीटा को कैलकुलेट करोगे, फाइनली कैलकुलेट करने के बाद में थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। हम क्या करें, ठीक है, बात क्लियर। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बिल्कुल 120 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। पॉइंट डायरेक्ट याद होगा तो वैसे आंसर दे दोगे। दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्ट आ रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if resultant of two vectors is perpendicular to small vector। मैं दो वेक्टर का एडिशन कर रहा हूं, उनमें से एक वेक्टर छोटा है, एक वेक्टर बड़ा है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, एंड देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल। देयर का मतलब कौन से दो वेक्टर की बात हो रही है, छोटे वेक्टर की और रिजल्टेंट वेक्टर की। छोटे वेक्टर की और रिजल्टेंट वेक्टर की। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो छोटे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और छोटे वेक्टर का और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दो बातें हैं, मतलब छोटे वेक्टर में और रिजल्टेंट वेक्टर में दो रिलेशन है। एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दूसरा रिजल्टेंट छोटे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स विच आर एडेड। जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सोल्व करके आंसर बता दीजिए, फटाफट से सोल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। वेट कर रहा हूं। 135 डिग्री, वेरी गुड। 180 डिग्री, अच्छा, और 135 डिग्री, और देख रहा हूं तुम्हारे आंसर क्या क्या आ रहे हैं।
135 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, और हो गया काम 135 डिग्री। देखो बेटा, क्वेश्चन जैसे कहता है ना वैसे करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर हमने माना। इनमें से हमने मान लिया कि जो ए वेक्टर है वो छोटा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू छोटा वाला वेक्टर, मतलब ए वेक्टर। दूसरी बात कहता है कि आर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब मुझे ए और बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन की रीडिंग लगा करके एक बार जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है उसको चेक कर लो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स is perpendicular to small vector, is perpendicular to small vector and their magnitude are equal, and their magnitude मतलब रिजल्टेंट और छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर विच आर एडेड, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, तो सपोज मैंने ए वेक्टर इधर ले लिया, अब बी वेक्टर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। बी वेक्टर कुछ ऐसा आना चाहिए कि आर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर आए, मतलब आर वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। आर अगर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए तो इसका मतलब बी वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। सही बात है। ये मैग्नीट्यूड अगर x है तो ये मैग्नीट्यूड भी x है। मुझे ए और बी के बीच का ये एंगल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने ये ट्रायंगल बनाया। चेक कर लीजिए आप इस चीज को, ये कहानी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? तो मुझे ये एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो देखो जी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री आएगी हमारा, तो यार ये हमारा एंगल 45 डिग्री बन गया बेटा। और ये 45 डिग्री बन गया तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये 135 डिग्री आ गया। खत्म। वेरी सिंपल। हाँ या ना? आगे बढ़े। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, छोटी सी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो क्या होगा, जिसको हम लॉ ऑफ पॉलीगन भी कहते हैं। स्पेशली इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना आता है तो मैं दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकता हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मैं 4 + 3 + 2 करूंगा तो 4 ये 9 आएगा। अब चेक करके देख लो तुमने एडिशन किस तरह से किया है, एक साथ तो पूरा ऐड किया नहीं है। तुमने कहा 4 + 3 7 आया, 7 में 2 को ऐड किया तो 9 आया। तो वेक्टर में भी ऐसे ही करना है कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर लूंगा तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्ट बनाऊंगा, फिर उस रिजल्ट में मैं सी को ऐड करूंगा, फिर मेरे पास में फाइनल रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखो, यहां भी वही काम किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो पहले मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया, उनका ये रिजल्ट आया। फिर मैंने इस रिजल्ट में सी को ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। फिर मैंने इस रिजल्ट में डी को ऐड किया तो फाइनली ये रिजल्ट आया। दो दो वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स को आप ऐड करने की बात करो, अल्टीमेटली आप दो दो वेक्टर्स को ही ऐड करोगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद में रिजल्ट ये आया, फिर इसमें इस वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्ट ये आया, फिर इसमें इस वेक्टर को ऐड किया तो फाइनल रिजल्ट ये आया। अब सीधी सी बात है कि जिन वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं वो सारे सेम सीक्वेंस में हो गए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट सीक्वेंस में आएगा। दैट इज लॉ ऑफ पॉलीगन, दैट इज द वे, दैट इज द मेथड टू ऐड मोर देन टू वेक्टर, दो ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। ठीक है, चलो जी, दो से ज्यादा वेक्टर की बात हो गई है तो क्वेश्चन भी दो से ज्यादा वेक्टर वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फोर्सेस हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तीन फोर्सेस के 4 कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स 0 आ ही नहीं सकता, रिजल्टेंट फोर्स कैन नॉट बी 0। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई कर लो और फटाफट से मुझे ऑप्शन बता दो कौन सा है, और अगर उसको एक्सप्लेनेशन दे दो तो मजा ही आ जाएगा। थ्री
अच्छा 3 आंसर है, वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन के लिए बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, समझ लेना उस चीज को। फंडा ये है कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर करता हूं तो आर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है ए प्लस बी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का प्लस, ठीक है। और आर जो मिनिमम आता है वो आता है दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, ए माइनस बी या बी माइनस ए। ये बात क्लियर है हमको कि अगर मैं दो वेक्टर्स का रिजल्ट कैलकुलेट करता हूं तो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए प्लस बी आता है और मिनिमम मैग्नीट्यूड ए माइनस बी या बी माइनस, मतलब दोनों को प्लस करोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, दोनों को डिफरेंस लोगे तो मिनिमम आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं, अब इन दोनों फोर्सेस से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी रेंज क्या हो सकती है? रेंज का मतलब वो मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो इन दोनों से अगर मैं मिनिमम कैलकुलेट करूंगा तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, 0 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स की रेंज हो गई 0 से 20 न्यूटन। मतलब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो वो 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं आ सकता, 0 से 20 के बीच में कुछ भी, 0 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 10, 15, 17, 18, 19, 20 तक कुछ भी आ सकता है। रिजल्टेंट फोर्स की रेंज 0 से 20 तक हो गई, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि यार तीसरा फोर्स 10 न्यूटन है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना ध्यान से। दो फोर्सेस का जो रिजल्ट है उसकी रेंज मैंने डिसाइड कर दी। तीसरा फोर्स सपोज 10 न्यूटन है तो रिजल्ट 0 आ सकता है क्या? अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 0 से 20 के बीच में हो सकता है। पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो यहां पर रिजल्ट हमारा 10 न्यूटन भी आ सकता है क्योंकि 0 से 20 की रेंज है, 0 से 20 की रेंज है तो रिजल्ट 10 न्यूटन हो सकता है, ठीक है। अब वो पॉसिबिलिटी सोचो कि इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो 10 न्यूटन आया और तीसरा जो 10 न्यूटन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों का रिजल्ट 10 न्यूटन सपोज इस डायरेक्शन में, तीसरा जो 10 न्यूटन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, नाउ द रिजल्ट विल बी 0। हम ऐसा नहीं करेंगे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा ही होगा, हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 आ सकता है। तो तरीका बड़ा सिंपल सा है कि दो फोर्सेस का जो रिजल्ट आता है ना उसकी रेंज डिसाइड कर लो, दो फोर्सेस का जो रिजल्ट है उसकी रेंज डिसाइड कर लो। अगर तीसरा फोर्स उस रेंज में कहीं एग्जिस्ट करता है तो रिजल्ट 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, ठीक है। एक बार ऑप्शन पर अप्लाई करके देखते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे मेरे पास में 3 फोर्सेस हैं, रैंडमली कोई भी 2 फोर्स उठा लो बेटा, ये जरूरी नहीं कि आप 2 फोर्स पहले वाले ही लोगे, कोई से भी 2। पहले मैं इन दोनों को लेकर के बात कर लेता हूं। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसकी रेंज क्या होगी? डिफरेंस देखो कितना आया, 10 न्यूटन, ऐड करने से कितना आया, 30 न्यूटन। तो 10 न्यूटन से 30 न्यूटन की रेंज है। मतलब अगर मैं पूछूं कि यार इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है तो आप कहोगे सर मिनिमम 10 न्यूटन हो सकता है, मैक्सिमम 30 न्यूटन हो सकता है, 30 से ज्यादा नहीं आएगा, 10 से कम नहीं आएगा। मतलब इन दोनों का रिजल्ट 5 न्यूटन नहीं आ सकता, इनका रिजल्ट 35 न्यूटन नहीं आ सकता, 20 आ सकता है, 25 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, 28 आ सकता है, 10 से 30 के बीच में 10 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 30 से क्लोज नहीं जाएगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा। अब तीसरा फोर्स 10 न्यूटन है और मान लो इन दोनों का रिजल्ट भी 10 न्यूटन आ गया। अब ये 10 और ये 10 अगर अपोजिट होंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन ये थोड़ी कहा कि रिजल्टेंट 0 होना ही चाहिए, 0 नहीं ही हो सकता, कैन नॉट बी 0। तो हम तो पॉसिबिलिटी पर अगर बात करें तो यहां पर तो 0 पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये 10 और 20 लिया, स्टार्टिंग के दोनों फोर्सेस उठा लिया आपने, तो ये दोनों उठा लेते तो भी वही कहानी रहती, ये दोनों उठा लो, 10 और 10 लोगे तो रेंज कितनी आ जाएगी, डिफरेंस लेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। और यदि सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का रिजल्ट कितना, 0 से 20 के बीच में, 0 से 20, 0 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है। अगर इन दोनों का रिजल्ट 20 आया और ये 20 उसके अपोजिट आया, हो गया रिजल्ट 0। तो 3 का कॉम्बिनेशन अगर दिया हुआ है तो कोई से भी 2 ले लो आप, और कोई से भी 2 लेकर के उसके रिजल्ट की जो रेंज है उस रेंज को डिसाइड कर लो। तीसरा अगर उस रेंज में आएगा तो रिजल्ट 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पर अप्लाई करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। स्टार्टिंग के दोनों उठा लेता हूं, डिफरेंस लूंगा तो 10 आएगा, प्लस करूंगा तो 20 आएगा, 10 से 20 की रेंज आ गई। रिजल्ट 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 10 से 20 के बीच में भी आ सकता है। मान लो इनका रिजल्ट 20 आ गया और ये वाला जो 20 है
वो उसके अपोजिट आ गया तो रिजल्ट 0 बन गया। इसका मतलब यहां पर 0 आ सकता है, यहां पर भी 0 आ सकता है। थर्ड ऑप्शन में अगर बात करें, ये दोनों उठा लो, कोई से भी दो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये ले रहा हूं और मैं इंटेंशनली ले रहा हूं, आप कोई से भी दो ले लो, फंडा सही है तो आंसर सेम ही रहेगा। 10 और 20 कितनी रेंज आ गई, डिफरेंस कितना आया 10, प्लस किया तो कितना आया 30, रेंज आ गई 10 से 30, 10 से 30 की रेंज है और ये 40 है। भाई साहब वो 10 से 30 की रेंज में नहीं आ रहा है, 30 से ऊपर चला गया, इसका मतलब यहाँ पर रिजल्ट 0 नहीं आ सकता, ये हमारा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो 10 और 10 20, डिफरेंस लिया तो 0, वही वाली कहानी हो गई, 0 से 20 की रेंज है, तीसरा 10 है, इन दोनों का रिजल्ट भी 10 आ सकता है, 10 और 10 अपोजिट हो जाएंगे, रिजल्ट 0 आ सकता है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। बिल्कुल सही बात है, आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है सर। 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन छोटा होना चाहिए 40 न्यूटन से। हाँ तो 10 और 20 को ऐड करूंगा तो 30 आएगा, 40 से कम आएगा, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 विच इज लेस देन 40, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है बेटा। फंडा समझ में आया या नहीं आया? एक चलो मैं वैसे ही लिख देता हूं कि मान लो 20 न्यूटन है, 40 न्यूटन है और 70 न्यूटन है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, रिजल्ट 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, चेक करके बताओ। कोई से भी दो ले लेना, इन दोनों को ले लिया तो रेंज क्या बन गई है, 20 न्यूटन से लेकर के 60 न्यूटन तक बनेगी, 70 न्यूटन इस रेंज से बाहर है, यहां रिजल्ट 0 नहीं आ सकता। आगे कहानी समझ में नहीं आई है, फंडा समझ में आ गया? कंफर्म करो, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन, क्लियर है? नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं आएगा। चलें आगे बढ़े, रिजल्टेंट फॉर 0 की बात चल रही थी तो लामीज थ्योरम की बात होना जरूरी है। लामीज थ्योरम किससे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस मस्ट बी 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ। अब जरूरी नहीं कि हम फोर्सेस के लिए ही बात करें, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, कुल मिलाकर 3 वेक्टर्स का रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है कि जैसे एक पार्टिकल है उस पर 3 फोर्सेस ऐसे लगे हैं, जनरल केस ले लिया मैंने, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, F1 के सामने एंगल F2 और F3 के बीच में θ1, F2 के सामने F1 और F3 के बीच में एंगल θ2, F3 के सामने F1 और F2 के बीच में एंगल θ3, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है तो F1 अपॉन साइन θ1, F2 अपॉन साइन θ2, F3 अपॉन साइन θ3, फोर्स लेते हो सामने वाला एंगल, फोर्स लेते हो सामने वाला एंगल, फोर्स लेते हो सामने वाला एंगल, दैट्स इट। अगर इक्विलिब्रियम है तो तीनों फोर्सेस में ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। आगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे लामीज थ्योरम कैसे काम करती है, इसको दिमाग में रखना, और अगर आपके नोट्स में नहीं हो कहीं तो इस चीज को जरूर नोट कर लेना, ऐड कर लेना। काम की थ्योरम है, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत बढ़िया तरीके से काम आती है जब 3 फोर्सेस का रिजल्ट 0 चाहिए तो, ठीक है। बात क्लियर है, यस और नो? लामीज थ्योरम वाली बात क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल में इसको अप्लाई करने की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सिचुएशन है और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अभी मैं पूरा केस नहीं बना रहा हूं, केवल एक बार अप्लाई करके देख रहा हूं कि लामीज थ्योरम को मैं अप्लाई कर कैसे सकता हूं। अब मैंने ये बोल दिया कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, मान ली ये F1 है और ये F2 है और ये F3 है, ठीक है। ये एंगल तो समझ में आ ही रहा है कि 90 डिग्री है, ये एंगल भी अपना 90 डिग्री है। अब F1 F2 और F3 के बीच में रिलेशन लिखो फटाफट से, क्या लिखोगे लामीज थ्योरम के बेसिस पर? चेक करना चाहते तो एक बार वापस से झलक दिखा देता हूं, झलक दिखाऊंगा बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, झलक खत्म। अब यहां लामीज थ्योरम से रिलेशन लिखो तीनों फोर्सेस के बीच में,
जल्दी से। मैं लिखूं, चेक कर लेना, F1 अपॉन साइन F1 के सामने F2 और F3 के बीच में एंगल ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री है, उसमें से ये थीटा गया तो ये एंगल 180 माइनस थीटा है बेटा। यहां पर लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। F2 अपॉन F2 ये रहा अपॉन साइन F2 के सामने F1 और F3 के बीच में एंगल 90 डिग्री, सही है ना, इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन F3 के सामने मतलब F1 और F2 के बीच में एंगल ये 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। इसको मैं कोस थीटा भी लिख सकता हूं, इसको मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि F1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू F2 अपॉन 1 इक्वल्स टू F3 अपॉन कोस थीटा। अब यहां से F1 F2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2 साइन थीटा। ऐसे ही F1 F3 का आ सकता है, ऐसे ही F2 F3 का रिलेशन आ सकता है, किन्हीं भी दो फोर्सेस के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है, खास बात यह है कि तीन फोर्सेस में से किन्हीं भी दो के बीच में आप रिलेशन बना लोगे, क्योंकि तीनों के बीच में रिलेशन आ गया एक कॉमन। तो आप कहते हो सर मेरे को F1 F2 का रिलेशन चाहिए, ये दोनों ले लो। आपने कहा सर मेरे को तो F1 और F3 का चाहिए, तो ये इक्वल्स टू ये कर लो। F2 और F3 का रिलेशन चाहिए, इन दोनों को इक्वल कर लो। क्लियर है बात? लामीज थ्योरम क्लियर हुई? रेस्पॉन्स थोड़ा सा कमजोर हो गया भाई, लूज हो गया, लूज, ढीला, रेस्पॉन्स थोड़ा सा ढीला, जगाना पड़ेगा। जल्दी से कंफर्म कर दो मेरे को, लामीज थ्योरम बड़ी काम की थ्योरम है वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। ठीक है, चलो आज का डिस्कशन यहां तक रहेगा अपना, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करना, अभी फटाफट से समराइज करता हूं जो भी आज हमने डिस्कस किया है। जल्दी जल्दी से एक बार उस चीज को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर में से वेक्टर को माइनस कैसे करेंगे। उससे पहले आज वाली चीज को एकदम पुख्ता कर लेते हैं, सॉलिड कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। ये तो हमारी लास्ट क्लास का डिस्कशन था, दो वेक्टर्स को ऐड करना, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री पर ये, 180 डिग्री पर ये, 90 डिग्री पर ये, ठीक है। ये तो पक्का हो गया हमारे दिमाग में। ये हमने क्वेश्चन लिया था, तीनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में थे, तो इसलिए हमने इसको अपोजिट करके अपोजिट सीक्वेंस में ले लिया। तो ए और बी का रिजल्ट -c आया, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो तीनों का रिजल्ट 0। सारे वेक्टर मिलकर के, अब इस बात को मैं सिंपल तरीके से ऐसे कह दूं कि फर्स्ट वेक्टर के टेल पर, और चाहो तो इस चीज को नोट भी कर लेना, अगर फर्स्ट वेक्टर के टेल पर लास्ट वाले वेक्टर का हेड आ जाए, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर, फिफ्थ वेक्टर, सिक्स्थ वेक्टर, सेवंथ वेक्टर, मान लो 7 वेक्टर है। अब लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल पर ही आ गया, मतलब घूम करके कहानी वहीं आ गई, जैसे यहां गए गए और ये, तो अब इसका हेड पहले वाले के टेल पर ही आकर के चिपक गया। तो जब इस तरह से क्लोज हो जाए, एक ही सीक्वेंस में सारे वेक्टर मिलकर के पूरा क्लोज कर दें, तो रिजल्ट 0 आएगा। मैंने कहा एक वेक्टर ये रहा, 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 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे वेक्टर एक ही सीक्वेंस में है। फर्स्ट के टेल पर लास्ट वाले का हेड आ गया। ध्यान रखना इस चीज को, सीधा तरीका है, ठीक है। तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर ये आ गया था। फिर नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया था, इसमें ये बना हुआ था, वेक्टर्स का रिलेशन बनाया था, वो अपने को मालूम हो गया कि सी और डी का रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट निकाला, ये सारी कहानी क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? वेक्टर्स का खेल है कि कौन सा वेक्टर कौन से दो वेक्टर्स का रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन देखने थे, ठीक है। नेक्स्ट लिया था, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टोटल किया आ रहा है, ये वाला केस है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ये तो हमारे केसेस में ही लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया, रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी इनके इक्वल है, मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, यहां से भी सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर आता है।
इसका मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का रिजल्ट भी अगर उनके मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री आता है। ठीक है, चलो भाई, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, छोटा इसको मान लिया तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर इसके परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात कहता है देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, मतलब आर और ए का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो भैया क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हमने ट्रायंगल बना लिया। क्वेश्चन ने कहा कि ए प्लस बी इक्वल्स टू आर बनाओ, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर। अब बी इधर क्यों बनाया, क्योंकि मुझे जो आर है वो ए के परपेंडिकुलर रखना है, तो मैंने ए के परपेंडिकुलर पहले आर ड्रॉ कर दिया, उसके अकॉर्डिंग बी को सेट कर दिया। अब ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा, ये दोनों इक्वल भी हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये एंगल 45 डिग्री टेन थीटा से 45 डिग्री, तो ए और बी के बीच में बाहर वाला एंगल आ गया 135 डिग्री। ये अपना आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया था एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने की बात, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। अब ये अपोजिट सीक्वेंस में है तो ये इन सब का रिजल्ट हो गया। ये सारे एक ही सीक्वेंस में होते तो सबका रिजल्ट क्या आ जाता, 0। ठीक है, फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेज हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। ये इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ही लिया कि जब मुझे तीन फोर्सेज के रिजल्टेंट को चेक करना है कि 0 आएगा या नहीं आएगा, तो दो फोर्सेज को लेकर के उनसे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उस रिजल्टेंट फोर्स की रेंज डिसाइड कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम के लिए क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, मैक्सिमम के लिए दोनों को प्लस करना है, उससे रिजल्टेंट फोर्स की रेंज आ जाएगी। तीसरा फोर्स अगर उस रेंज में कहीं है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है, और उनके बीच में भी कहीं हो सकता है, तीसरा अगर उस रेंज में कहीं आता है तो रिजल्टेंट इज पॉसिबल टू बी 0, तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। ठीक है, यहां हमने चेक किया तो जैसे इसमें रेंज आ रही है 10 से लेकर के 30 तक, ये जो 40 है उस रेंज से बाहर हो गया, इसलिए यहां पर रिजल्ट 0 नहीं आएगा। लामीज थ्योरम इक्विलिब्रियम के लिए है, तीन फोर्सेज का अगर चाहिए तो तीन फोर्सेज ऐसे लग रहे हैं, ये एंगल है, तो लामीज थ्योरम ये कहती है कि F1 अपॉन साइन ऑफ सामने वाला एंगल इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन ऑफ सामने वाला एंगल इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ सामने वाला एंगल। यहां से F1 F2 और F3 का रिलेशन आता है। इसको हमने एक छोटे से एग्जांपल में अप्लाई भी किया था कि मान लो पार्टिकल पे ये तीन फोर्सेज हैं F1 F2 और F3, ये एंगल हमने थीटा लिया था, तो ये एंगल पूरा 180 है, इसलिए 180 माइनस थीटा बचा था, ये 90 डिग्री आया था। तो F1 अपॉन साइन ऑफ सामने वाला एंगल इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन ऑफ सामने वाला एंगल इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ सामने वाला एंगल। ठीक है, ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो F1 अपॉन ये, F2 अपॉन ये, F3 अपॉन ये। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना कहानी। बोलो बेटा बोलो, कहानी समझ में आई या नहीं आई। अभी तो कहानी शुरू हुई है इन द सेंस, अभी तो वेक्टर में कहानी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी बाकी है, अभी तो नेक्स्ट क्लास में देखते जाओ आप। आनंद ही आनंद है वेक्टर में, बट आगे के आनंद को लेने के लिए ये वाले आनंद क्लियर होना जरूरी है, मतलब ये जो कहानी हमने डिस्कस की है वो सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बस आज का यही खेल था अपना, खेल समझ में आ गया पूरा, यहां तक कोई डाउट तो है नहीं अब। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वहां से बात को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।